Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 23 अप्रैल 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोस्टा रिका को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। पहले मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूँ, देन उसके बाद इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। क्वेश्चन में बोला गया, विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्रा स्टेट व्हेन इट वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953। तो आपको पता होगा मद्रास प्रेसिडेंसी से यहाँ पर आंध्र स्टेट को कार्व आउट किया गया था। तो आंध्र स्टेट जब एक सेपरेट स्टेट बना तो उस टाइम पर इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी आपको बताना है। ऑप्शन ए गुंटूर, ऑप्शन बी कुर्नूल, ऑप्शन सी नेल्लोर या फिर ऑप्शन डी वरंगल। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इस प्रकार से आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन भी करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़, इसको हम लोग अपने कौन से पेपर से रिलेट करेंगे, तो जीएस पेपर 2 से आप रिलेट कर पाओगे, जहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक निकल कर आता है। आपको पता होगा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया के विजिट पर आए, काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ है। देखो एक बात ध्यान रखना, कोई भी बड़ा एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है, छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है। वो छोटे छोटे इश्यूज़ क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। जैसे कि पहली चीज़, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग जो आज के टाइम पर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं लैंड, सी, एयर, स्पेस और साइबर डोमेन्स में, उसको साथ में मिलकर टैकल करेंगे। देन उसके बाद मेंशन किया गया यूके हमारा साथ देगा या फिर यूके हमारे साथ पार्टनरशिप करेगा, किसके अंदर, एक नए फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखो यूके का कहना यह है, भारत अगर अपना खुद का फाइटर जेट टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है तो डेफिनेटली यहाँ पर यूके हमारी हेल्प करेगा। बट आप लोग यहाँ पर ये भी देख पाओगे, इसको लेकर भी कोई भी एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो यूके की तरफ से एक छोटा सा ऑफर है। क्लियर हुआ? तो ये डिस्कशंस यहाँ पर हुए हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी बातचीत हुई है, लेकिन वो इस आर्टिकल के अंदर सब कुछ कवर नहीं किया गया। चलो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ क्या क्या और डिस्कशन हुआ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि यूके और इंडिया ने दोनों ने मिलकर एक वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करेंगे, एक अफोर्डेबल ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाएंगे जिससे हम लोग पोल्यूशन को टैकल कर पाएँ। देन उसके बाद आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज़ ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को ऊपर फोकस किया है, दोनों कंट्रीज मिलकर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगी, ये भी आप देख पाओगे डिस्कशन हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिनके बारे में ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन नहीं है, उसके बारे में ध्यान रखना। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गए, तो ये सब लोग आपको यूके में ही देखने को मिलेंगे जो कंट्री से सारा पैसा लेके गए। ठीक है, कंट्री से काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे इन्होंने लिया। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो यूके के अंदर आज के टाइम पर ये लोग देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उठाया गया। देन उसके बाद यहाँ पे इसके क्वेश्चन के रिस्पांस में जो यूके के पीएम है बोरिस जॉनसन, इन्होंने बोला है कि हम लोग यहाँ पे पूरी कोशिश करने वाले हैं कि उनको कंट्री के अंदर मतलब इंडिया के अंदर वापस से लेकर आया जाए। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोग को सारी जानकारी मिल चुकी है। इस आर्टिकल से हटकर भी जो भी चर्चा हुई है वो सारी चर्चा मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर, लेकिन आगे चलने से पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ध्यान रख सकते हो, वो यह है कि इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा।
इस साल के एंड तक अभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि एक FTA साइन हो जाएगा अगर यहाँ के यूके के PM आ रहे हैं तो, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ, तो ये भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ यूके और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीलिम्स या फिर मेंस में भी लिखने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहली चीज़ FTA होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है, हमने काफ़ी बार डिस्कशन कर रखा है। जैसे मान लो दो कंट्रीज़ आपस में व्यापार कर रही हैं, मान लो इंडिया यूके का बीच में व्यापार हो रहा है, तो इनके ट्रेड के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखने को मिलेगा। उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अभी काफ़ी सारे चार्जेस, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ वगैरह लगा दी जाती हैं, है ना, टैरिफ लगा दिया जाता है, कोटा लगा दिया जाता है, ये सारी चार्जेस लगाए जाते हैं। अब क्या होगा, जब ये दोनों कंट्रीज़ आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगी तो इनके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये एक्स्ट्रा चार्जेस, टैरिफ, कोटा वगैरह नहीं लगाया जाएगा। जो व्यापार होगा वो बिल्कुल फ्रीली यहाँ पर चलेगा, जिससे व्यापार को एक बढ़ोतरी भी मिलती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सेपा यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देन उसके बाद आपने सेका सुना होगा, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये सब कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रकार के ही आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी बेसिकली ट्रेड को और ज़्यादा फ्री करने के ऊपर फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं भारत और यूके के ट्रेड रिलेशंस आखिरकार कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप देख पाओगे, दोनों कंट्रीज़ आपको डेमोक्रेसीज देखने को मिलेंगी। दोनों कंट्रीज़ का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें, रिलेशंस काफ़ी लंबे समय से दोनों कंट्रीज़ के बीच में ठीक ठाक हम लोग देख पाते हैं। देन अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं G20 कंट्रीज़ के, तो यहाँ पे आपको 20 देश देखने को मिल जाएंगे। इस 20 देश में यूके भी है, प्लस यहाँ पे आपको इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। तो इन G20 कंट्रीज़ के अंदर जो यूके है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, जो कि भारत के अंदर काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करता है और भी कर भी चुका है। देन उसके बाद आप देख पाओगे कि इंडिया यूके के बीच में जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर ये हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ऑब्वियस ही बात है, दोनों कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब क्या है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। इंपॉर्टेंस में क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, अब काफ़ी सारे जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ वगैरह, चार्जेस, टैरिफ, कोटा लग रहा था वो नहीं लगेगा, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यूके की साइड से हम देख पाएंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। यूके टेक्सटाइल, लेदर, गुड्स, फुटवेयर्स हम लोग को देगा। ठीक है, यूके चाहता है कि इंडिया के अंदर एक मार्केट एक्सेस यूके को मिले, और उसी प्रकार से हम लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। हम लोग भी मैरीन जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग सेल करेंगे यूके के अंदर। साथ ही साथ आप को ये भी ध्यान रखना है, मैंने काफ़ी बार पहले आप लोग को बता रखा है कि जब भी कोई ट्रेड एग्रीमेंट लेकर हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में चर्चा हो रही है, तो भारत हमेशा सर्विसेज के ऊपर भी फोकस करता है। तो हमने भी यहाँ पर सर्विसेज के ऊपर फोकस किया है। जब भी हम लोग व्यापार करेंगे तो सर्विसेज के ऊपर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप लोग इकॉनमी के अंदर सेक्टर्स देखते हो तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपको तीनों प्रकार की इकॉनमीज देखने को मिलेंगी। टर्शरी सेक्टर को ही हम लोग यहाँ पर सर्विस सेक्टर बोलते हैं, आपको पता है। अब ये जो सर्विस सेक्टर है इसके अंदर भारत काफ़ी अच्छा है। भारत के अंदर आप देख पाओगे डॉक्टर्स, लॉयर्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, हम लोग जब भी एग्रीमेंट करेंगे तो सर्विस को लेकर एग्रीमेंट करेंगे कि भारत के लोगों को छूट मिले कि वो वहाँ पर जाएं, दूसरे कंट्री में, वहाँ पे जाके काम करें। अब ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे जाकर काम करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा वो लोग पैसा कमाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो यूके गए तो पाउंड्स में कमा के क्या करेंगे, वो इंडिया में भेजेंगे एज अ रेमिटेंस, जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं। तो इससे भी क्या होगा, हमारी इनकम के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, इनकम ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ, तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे और ये देख पाओगे, जब हम लोग रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो यूके भारत के लिए 2-3 चीज़ों के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। जैसे कि हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता होगा यूएनएससी के बारे में। तो यूएनएससी क्या है, एक बॉडी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर टोटल 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, 10 आपको नॉन परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलेंगे और 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अंदर में इंडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया आज के टाइम पर नॉन परमानेंट मेंबर में है। तो भारत फोकस ये करता है कि हम लोग भी एक परमानेंट मेंबर बने, यहाँ पर हम लोग को एक सीट मिले। अब इसी वाले प्रोसेस के अंदर भारत को सपोर्ट देता है यूके। यूके भी यहाँ पर कहता है कि बिल्कुल भारत अपनी जगह पर सही है, हम लोग को भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो इस कैटेगरी में यूके हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा इशू आप देख पाओगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। जब हम लोग बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो आपको पता होगा चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट रहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में, जहां पर चाइना की साइड से काफ़ी सारा अग्रेशन हम लोग देख पाते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर इशू के ऊपर भी यूके जो है इंडिया को ही सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ, तो आई होप आप लोगों को इन दोनों के रिलेशंस के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
देन इसी के नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख पाओगे मेंशन किया गया है कि देखो श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में। अब इस आर्टिकल के ऊपर आज एक एडिटोरियल भी है और एडिटोरियल के साथ साथ यहाँ पर एक और आर्टिकल भी है। तो श्रीलंका को लेकर आज 3-4 आर्टिकल हैं। इन 3-4 आर्टिकल को कंपाइल करके मैं आपके साथ एडिटोरियल पर डिस्कस करूँगा, सारे इश्यूज़ डिस्कस करूँगा, प्लस ऑथर ने क्या मेंशन किया है, आज के टाइम पर फिशरमैन इशू सबसे बड़ा इशू है, उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे ऑथर के थ्रू की गई हैं। तो वहाँ पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो मैं आप लोग को इस आर्टिकल से बता देता हूँ। जैसा आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। जो आप कह सकते हो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर यूज़ करने वाला सामान है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है ना। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और आप देख पाओगे सिचुएशन ये देखने को मिली कि लगभग 60 लोग यहाँ पे अराइव कर चुके हैं भारत के अंदर में। हमने देखा अभी रिसेंटली न्यूज़ ये निकल कर आती है 18 श्रीलंकन्स श्रीलंका से निकलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से और वो आ जाते हैं इंडिया के अंदर में। ठीक है, अब इंडिया के अंदर आए तो इनको यहाँ पे कस्टडी में लिया गया और इनको मैरीन पुलिस को सौंप दिया गया। अब यहाँ पे मैरीन पुलिस इनके पूछताछ कर रही है, काफ़ी कुछ यहाँ पर पूछताछ करी गई, बातचीत भी करी गई है। अब बातचीत करने पर पता ये चलता है कि ये कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ये कुछ बोलते हैं। ये यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि देखो जो वेमेन एंड चिल्ड्रन है इनसे यहाँ पर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखो हालात जो हैं श्रीलंका के अंदर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है एसेंशियल्स के लिए, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामान है उसको यूज़ करने के लिए भी हम लोग जब खरीदने जा रहे हैं तो लंबे समय तक वेट करना पड़ रहा है। इनफैक्ट पूरा पूरा दिन लग जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन आ रही है। जो वीट यानी कि गेहूँ और चावल के दाम है वो अनअफोर्डेबल हो चुके हैं, हम लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल और जो डीजल है वो मतलब इसके तो रेट बहुत ही ज़्यादा हाई पहुंच चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया ना कोई जॉब है और मतलब कोई आशा भी नहीं दिख रही आने वाले टाइम पर कि चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो इसकी वजह से जो भी इनके पास था वो बेच बाच के यहाँ पर ये इंडिया की साइड आ गए। ठीक है, इन्होंने सोचा कि यहाँ पर इंडिया में जाना बेहतर रहेगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर शरण ले लेंगे, मतलब एज अ रेफ्यूजी आप लोग देख पाओगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें देखने को मिली और आने वाले टाइम पर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। अभी तक यहाँ पर 60 लोग अराइव कर चुके हैं, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाकी क्यों आ रहे हैं, आखिरकार क्या इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक एडिटोरियल के अंदर आई है, वहाँ पे मैं आपको कवर करवा दूंगा। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो दबा देना, और हमेशा की तरह जो हमारा टारगेट रखता है 5K प्लस लाइक्स का, उसको आज भी आप लोग को अचीव करवाना है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन आते हैं अगले आर्टिकल पर, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो इसरो है वो RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को जल्दी करने वाला है। RLV क्या है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया यह है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जहाँ पर हम लोग मान लो कि स्पेस के अंदर कुछ भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद वो जो रॉकेट वगैरह है, मतलब जो भी लॉन्च व्हीकल होगा जो कि लॉन्च करेगा, लॉन्च करने के बाद क्या होगा, वो वापस से आ जाएगा। अभी क्या होता है, अभी जैसे PSLV हो गया, GSLV हो गया, हम इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं। इनसे हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पेस के अंदर में, सैटेलाइट लॉन्च हो गया। अब लॉन्च होने के बाद में ये रॉकेट वहीं पर बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब ये वापस नहीं आते, तो हम लोग वापस से फोकस कर रहे हैं रीयूजेबल वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर कि जिसको हम लोग वापस से लैंड पर लेकर आ सकें और उसको रीयूज़ कर सकें। अब उसको रीयूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें थोड़ी इफेक्टिव हो पाएंगी। जो कॉस्ट पहले लगा करती थी उससे थोड़ा सा कम कॉस्ट लगेगा, ये हम लोग को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये जल्दी किया जाएगा। अभी डेट क्या हो सकती है उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर बोलना है कि क्या डेट है, डेट वगैरह के बारे में भी नहीं मेंशन किया गया, तो जल्दी वैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देख पाएंगे। तो ये था इसके अंदर। अब देखो इसरो के पास बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ये एक अलग से पोर्शन है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में आज से लगभग 6-7 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था करंट अफेयर के वीडियो में, जो कि बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, है ना। तो उसके अंदर मैंने अलग अलग व्हीकल्स के बारे में बताया, जैसे PSLV, GSLV, SLV, SSLV। तो ये क्या है, चलो आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, एक बार इसको बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या लॉन्च व्हीकल्स हम लोग मतलब देख पाते हैं इसरो के पास में। तो इसरो के पास में आप देख पाओगे सबसे पहला लॉन्च व्हीकल आता है SLV, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि सबसे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद देता है। अब SLV हमारे पास ये पहला रॉकेट था जो कि इसरो ने डेवलप किया था, जिसको हम लोग SLV के नाम से भी जानते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने में मदद करता है। अगर हम लोग बात करें SLV के बाद में हमारे पास दूसरा लॉन्च व्हीकल आता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको ASLV हम लोग कहते हैं।
ध्यान रखना इसके बारे में भी। तो पहले SLV आया, देन उसके बाद ASLV आया। दोनों छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते थे स्पेस के अंदर में, लगभग 150 kgs के आसपास का यहाँ पर उन सैटेलाइट्स का वजन हो तो फिर उनको लॉन्च किया जा सकता था। अब SLV ASLV के बाद में डेवलपमेंट होता है, हम लोग आते हैं PSLV की तरफ, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हम लोग लॉन्च करते हैं, लगभग इसका जो फर्स्ट लॉन्च है वो होता है 1994 के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पे बोला गया ये इसरो का आज के टाइम पर भी मेन रॉकेट है। हालांकि जब से PSLV आया है इसके अंदर हमने काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, काफ़ी बार हम लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग करी है इसकी, और अभी तक हम लोग यहाँ पर PSLV का काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ करते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिशंस की बात करें, जैसे चंद्रयान 1 हुआ या फिर मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट हुआ, तो इसमें भी हम लोगों ने PSLV का ही यूज़ किया था। और PSLV के बाद में इसरो ने डेवलप किया GSLV, तो इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। तो GSLV क्या है, वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ये PSLV से भी बड़ा रॉकेट आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा पावरफुल भी होता है, ये बड़े सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। लगभग यहाँ पर 10,000 किलोग्राम की जो सैटेलाइट होगी उसको लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुँचा सकता है, या फिर उससे बड़ी है तो उसके लिए हम लोग और ज़्यादा बड़ा यहाँ पर साइज़ GSLV का यूज़ कर सकते हैं। GSLV Mark 2 और Mark 3 अपने आप में बहुत बड़े बड़े आपको ये रॉकेट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। पर PSLV GSLV के बाद में हमारे पास तीसरा व्हीकल आता है SSLV। तो मतलब पहले इसरो ने बनाया SLV, देन उसके बाद इसरो ने बनाया ASLV, देन उसके बाद आता है PSLV, देन उसके बाद आता है यहाँ पर GSLV, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आता है SSLV। SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी सैटेलाइट है, उनको लॉन्च करने के लिए हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है। तो यहाँ पे जो SSLV है ये आप देख पाओगे कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम दाम में हम लोग यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। और खासकर जो सैटेलाइट 500 किलोग्राम की अगर हमें लॉन्च करनी है तो हम लोग आराम से इससे कर सकते हैं। क्लियर हुआ। देन फिर लास्ट में आता है रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। ये बेसिकली एक फ्यूचर रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग एक ऐसा रॉकेट डेवलप कर रहे हैं हमारा इसरो कि रॉकेट लॉन्च होगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, उसके बाद वापस से नीचे आ जाएगा। अभी तक रॉकेट वापस से नीचे नहीं आते हैं, वो सब यहाँ पे बेकार हो जाते हैं, ऊपर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वापस से नीचे आ जाएगा, इसको हम लोग वापस से रीयूज़ कर सकेंगे। और इस प्रकार का जो ये फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट है इसको अभी भी प्रॉपरली डेवलप करना है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर काम कर चुके हैं। इसरो ने डेवलप किया है एक रियूजेबल रॉकेट जिसका नाम है RLV-TD, मतलब रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, जिसकी सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट करी थी हमने 2016 में। अभी हम लोग इसके ऊपर और भी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं जिसके बारे में आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पे आप लोग अगला आर्टिकल देख पा रहे होंगे, मेंशन किया गया है जो RJD है, मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के जो चीफ लालू प्रसाद यादव, आपको पता होगा इनको रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया था दोरंदा ट्रेजरी केस के अंदर में, क्योंकि काफ़ी सारा चारा घोटाला कर रखा है बहुत लंबे समय पहले ही। आपको पता होगा लगभग तब से ये चर्चा में, फॉर्डर स्कैम के नाम से जानते हैं, हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा है, मेरे ख्याल से ये फरवरी के मंथ में चर्चा में था, हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया था। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको अरेस्ट किया गया था रिसेंटली। लगभग यहाँ पे क्या हुआ था, दोरंदा जो ट्रेजरी केस है इसके अंदर से लगभग 139.35 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इन्होंने विड्रॉ कर लिए थे, फिर जिसका यहाँ पे प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाया, ठीक है। चारा घोटाला इसलिए जाना जाता है कि चारा के लिए पैसे तो निकाला गया लेकिन वहाँ पे चारा दिया नहीं गया, और वो यहाँ पे घोटाला कहलाता है। लगभग यहाँ पे 950 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का ये घोटाला आपको देखने को मिल जाता है, जो भी हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया था। अभी फ्राइडे में झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दे दी है, और यहाँ पे बताया गया 10 लाख रुपए का फ़ाइन भी इनके ऊपर मारा गया है। तो अगेन कुछ खास बात नहीं है, लेकिन आपको इस केस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, काफ़ी चर्चा में आता रहता है, तो आपको चलो आइडिया इसके बारे में दे देता हूँ। तो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पाओगे ये कहानी की शुरुआत होती है 1996 से, ठीक है। ये जो केस है यहाँ पर ये चर्चा में आता है। फिर उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं चाईबासा के, वो यहाँ पर एक रेड करवाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर रेड होता भी है। मार्च 1996 के अंदर हम लोग देख पाते हैं जो पटना हाई कोर्ट है वो CBI से बोलता है भाई इस केस को इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि यहाँ पे घोटाला नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फिर जून 1997 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में चार्जशीट तय होती है, CBI यहाँ पर चार्जशीट तैयार करता है। देन उसके बाद 1997 के अंदर आप देख पाओगे ये रिज़ाइन कर देते हैं एज बिहार चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो फिर जब ये सारा केस निकल कर आया तो इनको यहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ गया। फिर अप्रैल 2000 के अंदर इनकी जो
वाइफ हैं राबड़ी देवी, इनका भी नाम निकल कर आया इस केस के अंदर में। ये केस ऐसे ही चलता रहा। फिर अक्टूबर 2001 के अंदर ने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया झारखंड हाई कोर्ट के अंदर, आपको पता होगा तब यहाँ पर बिहार झारखंड अलग हो गए थे, तो वो चीज़ें हम मेंशन की गई हैं। फिर उसके बाद ये केस ऐसे ही चलता रहा, ट्रायल चले, ख़त्म हुए, ये जेल गए, जेल से निकले, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर चलती रही हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जो अलग अलग ट्रेजरी है उससे अलग अलग प्रकार के आपको देख पाओगे पैसा निकाला गया था, ठीक है। करोड़ों में यहाँ पे लगभग 2-3 बार पैसा निकाला गया है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसके बारे में, एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे आप देख पाओगे 2013 के अंदर चाईबासा ट्रेजरी केस निकल कर आया। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये 2017 में देवघर ट्रेजरी केस निकल कर आया। देन उसके बाद 2018 में वापस से चाईबासा ट्रेजरी केस निकल कर आया। मतलब कि धीरे धीरे हिस्सों में ये पूरा का पूरा केस देखने को मिला है। धीरे धीरे आप देख पाओगे यहाँ पर ये पूरे केस के बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर बोला जाता है कि टोटल अगर हम लोग बात करें तो 940 करोड़ रुपये यहाँ पर निकाले गए थे, जो कि यहाँ पर चारे के लिए निकाले गए थे पैसे। बट क्या हुआ, उसके प्रॉपरली चारा तो मिला नहीं, लेकिन क्या हुआ, इसका एक घोटाला, एक स्कैम देखने को मिला है। क्लियर हुआ। तो कितना कितना कौन कौन से ट्रेजरी से निकाला गया था, सरकारी ट्रेजरी से, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में देख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, बस खाली एक आइडिया होना चाहिए। दैट इज़ वाई मैंने आप लोग को एक छोटा सा ओवरव्यू इस आर्टिकल का दे दिया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद अगले आर्टिकल पर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस आर्टिकल में से मिलेगी। हालांकि अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा है, वहाँ पे जो मैंने कोल वाला टॉपिक कवर किया था, वही टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अगर आपने कल उसको कवर किया हुआ है तो आप यहाँ से 2 से 5 मिनट तक स्किप कर सकते हो, उसके बाद का वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है, अगर आपने कल कवर कर रखा है। अदरवाइज़ रिवाइज करना है तो आप लोग मेरे साथ इसको रिवाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, यहाँ पे इन्होंने हमारे PM से हेल्प मांगी है। हेल्प ये है कि भाई देखो, आज के टाइम पर बहुत सारे राज्यों के अंदर कोयले की कमी देखने को मिल रही है। कोयले का स्टॉक लगातार कम हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप महाराष्ट्र के अंदर देख पाओगे, तमिलनाडु के अंदर देख पाओगे, आंध्र प्रदेश में देख पाओगे, कोयले का जो स्टॉक है वो लगातार कम हो रहा है। अब कोयले का स्टॉक कम होगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक शॉर्टेज देखने को मिलेगा, जो कि देखने को मिल रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज क्यों देखने को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है, पावर प्लांट के अंदर कोयले को जलाकर बिजली को बना रहे हैं। अब कोयला होगा नहीं तो बिजली बनेगी नहीं, इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आउटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। यही चीज़ें आज के टाइम पर बहुत सारे राज्यों के अंदर देखने को मिल रही हैं। और इसी चक्कर में यहाँ पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा, रिक्वेस्ट करिए कि भाई यहाँ पर अवेलेबल करवा दो कुछ, हमारे पास कोयला जो है, कोयला काफ़ी कम हो चुका है। और इसको लेकर कल हमने एक आर्टिकल कवर किया था, आपको याद होगा, जहाँ पर तमिलनाडु फोकस ये कर रहा है कि हम लोग इम्पोर्ट करेंगे कोयले को, ठीक है। इनफैक्ट महाराष्ट्र ने फोकस किया कि हम लोग काफ़ी सारा मिलियंस ऑफ टन के अंदर कोयले को इंपोर्ट करने वाले हैं दूसरे देश से, ठीक है। हम लोग काफ़ी सारा कोयला मंगाते भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। तो ये शॉर्टेज हुआ क्यों है, उसके पीछे का रीज़न भी मेंशन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ये रीजंस बताए गए, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन आपको एक नोट्स के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, कि आखिरकार मैं लिखूंगा क्या इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो वो सारी बातें आप लोगों को नीचे स्क्रीन पर दिख रही होंगी। हो सकता है आज मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर, काफ़ी स्पीड से जा रहा हूँ। आज मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर काफ़ी परेशान कर रहा था, तो उसके बाद मुझे करना क्या पड़ा, मुझे दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना पड़ा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। पहले काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर मतलब बीच में क्या हो रहा था ना, वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन काफ़ी परेशान हो गया, वीडियो स्टक बहुत हो रहा था, आपको पता होगा 1-2 दिन से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पर ये एक सोल्यूशन निकाला तो इसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम से चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा क्या लगता है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, कि यहाँ पर एक स्पेस खाली आ रहा होगा, शायद इधर की साइड में आपको थोड़ा सा स्पेस खाली छूटता हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कंटेंट जो हम लोग रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं, ठीक है। चीज़ें पूरी हो रही या नहीं हो रही हैं, वो यहाँ पे मैटर करता है। बाकी क्लियरली आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और नज़र तो आ ही रही होंगी, ऑब्वियस ही बात है। या फिर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो, वीडियो को जूम कर सकते हो, उसके हिसाब से देख सकते हो। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हिस्सा थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है, हो सकता है ऐसा कि खाली हो, अदरवाइज़ यहाँ पे अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा मुझे, जो भी है जैसा भी है आगे उसको अभी देख लिया जाएगा। ओके, आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन किया गया, पावर क्राइसिस के बारे में। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो सबसे पहली बात कॉन्टेक्स्ट कवर करेंगे। मेंशन ये किया गया, गर्मियाँ आ रही हैं। अब गर्मियों के अंदर हमने देखा, देखो गर्मी ऑब्वियस ही बात है लगातार पड़ने चालू हो चुकी है, और अभी इस समय ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। लोगों के घर में AC कूलर्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो इस गर्मी की वजह से जो पावर का कंजम्पशन है वो भी बढ़ चुका है ना। अब गर्मी बढ़ेगी तो ज़्यादा गैजेट्स का यूज़ होगा, पावर का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है पावर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अभी क्या है,
कि कंजम्पशन बढ़ चुका है लेकिन वो उधर से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे एक शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। अब प्रोडक्शन के पीछे का रीज़न है कि कोयले का जो स्टॉक है वो यहाँ पे डाउन हो चुका है, कोयला हमारे पास कम पड़ चुका है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। क्लियर हुआ। आज के टाइम पर काफ़ी सारे राज्य आज के टाइम पर सफ़र करते हुए नजर आएंगे, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसमें है आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और ये सारे स्टेट्स आज के टाइम पर पावर आउटेज के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। देन उसके बाद ये भी मेंशन किया गया, हम लोग बात करें कोल स्टॉक की, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखो जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, मतलब जेनकोस के नाम से मेंशन किया गया है, ये कंपनीज़ जो कि पावर को जनरेट करती हैं, पावर को बनाती हैं। तो हुआ क्या, ये जो कंपनीज़ हैं इनके अंदर कोयले का स्टॉक कम हो चुका है, कोयला यहाँ पे रखना पड़ता है, वो स्टॉक कम हुआ है। लेकिन ये स्टॉक वगैरह क्या है, क्या मुद्दा है, इसको थोड़ा समझाओ, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसा ही है ना। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, एक स्टेट के अंदर एक पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट के अंदर कोयले की रिक्वायरमेंट है और कोयला जलाकर ही यहाँ पर बिजली को बनाएंगे हम लोग। बट यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी एक पावर प्लांट है तो उस पावर प्लांट को 26 दिन का कोयले का स्टॉक मेंटेन करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। मतलब ये स्टॉक मेंटेन करने का मकसद यह है कि मान लो आज ये पावर प्लांट काम कर रहा है, इसके अंदर कोई इश्यूज़ आ गए, तो इश्यूज़ आ गए या फिर मतलब इश्यूज़ ऐसे नहीं कि पावर प्लांट के अंदर कोई मतलब कोयले का कोई इशू आ गया, कोयला जहाँ से आ रहा था पावर प्लांट के अंदर वहाँ से कोयला आना बंद हो गया, तो क्या होगा, उसके रिस्पॉन्स में 26 दिन का स्टॉक इनके पास रखा है। ठीक है, ये 26 दिन का स्टॉक रखा है, आराम से यहाँ पर इसका यूज़ करके 26 दिन तक तो चला सकते हैं, 26 दिन में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन करंट टाइम पे क्या हो रहा है, करंट टाइम पे ये हो रहा है कि यही वाला स्टॉक यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आ जा रहा है। ठीक है, लगातार यही वाला स्टॉक कम हो रहा है। मेंशन ये किया गया, जब हम लोग देखते हैं लगभग हमारे पास जो 173 पावर प्लांट्स हैं, इनमें से जो 97 पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर कोयले का स्टॉक लगातार कम हुआ है। फिर यहाँ पे मेंशन ये भी किया गया, इसमें से इन 173 पावर प्लांट्स में से हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट्स नॉन पिट हेड वाले हैं, लगभग 155 नॉन पिट हेड पावर प्लांट्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है पहला कि नॉन पिट हेड पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जरा इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, पिट हेड पावर प्लांट्स और नॉन पिट हेड के बीच में एक डिफरेंस होता है। पिट हेड का मतलब यह है जो कि कोयले की खदान के पास में है, यानी कि कोयल माइन की पास में ही आपको वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन नॉन पिट हेड पावर प्लांट वो होता है जो कि कोयले की खदान से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा दूर होता है। मतलब कोयला आना यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे कोयला आ पाएगा। तो हमारे पास ज़्यादातर जो पावर प्लांट्स है वो नॉन पिट हेड वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा इन वाले पावर प्लांट्स के अंदर तो कमी देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ इन वाले के अंदर भी कोयले की कमी हो रही है। क्लियर हुआ। मतलब जो भी इनका नॉर्मल सिनेरियो होता है उसके बेसिस पर अगर हम लोग देखें, कहीं पर 28% की कमी देखने को मिल जाएगी, कहीं पर आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पे मेंशन करें इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों कम हो रहा है। कारण यहाँ पे सबसे पहला कारण आता है जो कि आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है, वो है भाई रेलवे रेक की कमी है। मतलब कि आपको पता होगा मालगाड़ी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसी प्रकार से मालगाड़ी से जो है वो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। अब यहाँ पर वो जो रेल रेक है, जो डब्बा है, उसकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल जाएगी, जो कि अपने आप में आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन जब कमी हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कोयला प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो एक मेजर प्रॉब्लम बताई गई है जिसकी वजह से यहाँ पर कोल स्टॉक डाउन हुआ। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख पाओगे, जो भी हमारे पास स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम। अब एक चीज़ और समझने आ गई, अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर किया था जेनकोस। जेनकोस मतलब पावर जनरेटिंग कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बना रही हैं। अब ये बना रही हैं, अब बनाती हैं तो ये बेचती हैं। बेचती किसको हैं, ये हमारे स्टेट के पावर डिस्कॉम कंपनीज़ को बेचती हैं। मतलब कि ये कंपनीज़, स्टेट की जो ये डिस्कॉम कंपनीज़ होती हैं, ये यहाँ पर बिजली को ख़रीदती हैं इनसे, और ख़रीदने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, आपके घरों तक यहाँ पर बिजली को पहुँचाती हैं। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब ख़रीदा है तो इसके बदले में पेमेंट देनी होगी डिस्कॉम को, इन वाली कंपनीज़ को, है ना। अब क्या है ना कि एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी देखने को मिली है, पेमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाई है। काफ़ी सारा पेमेंट पिछला भी ड्यू रह गया है। ये पेमेंट डिस्कॉम कंपनीज़ ने अभी जेनकोस को दिया ही नहीं है। अब पेमेंट इनके पास आया नहीं है, फंड का क्राइसिस चल रहा है, तो इसकी वजह से भी आप देख पाओगे प्रॉपरली ये कोल को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, या काफ़ी सारे इशूज़ ऐसे भी देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद कोविड-19 पेंडेमिक का एक इशू देखने को मिल जाएगा। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से राज्य सरकार के पास में फाइनेंस की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है। इसके वजह से भी यहाँ पर वो जेनकोस कंपनीज़ को पैसा नहीं दे पाए, ये भी इशू देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक शॉर्टेज देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी कारण बताए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 2015-16 तक तो हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बम्पर प्रोडक्शन किया था कोयले का, लेकिन उसके बाद से कोयले का प्रोडक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाया। उसके बाद कमी आपको देखने को मिल जाती है।
क्लियर हुआ, ये मेंशन कर दिया गया। बाकी और कोई चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मदद मांगी गई है, मैंने आपको बता दिया, तमिलनाडु महाराष्ट्र ने यहाँ पर लेटर लिख दिया है। अब मदद ये मांगी गई है कि भाई यहाँ पर पहुँचाया जाए, इनके पास कोयला दिया जाए, कोयले की सप्लाई की जाए। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु का कहना यह है कि हमें जो सप्लाई है लगभग 72,000 मेट्रिक टन्स ऑफ कोयला डेली बेसिस पर चाहिए, तब हम लोग जाकर यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। क्लियर हुआ, तो ये आर्टिकल पढ़ लिया आपने। इस आर्टिकल से ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को अलग से नीचे की साइड प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 13, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। छोटे छोटे आर्टिकल से एक बार कवर कर लेते हैं, इनके बारे में भी नज़र ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि यूक्रेन के काफ़ी सारे रीजन्स है जहाँ पर लगातार रशिया अटैक कर रहा है, वो चीज़ें मेंशन है, तो नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारा कवरेज कर चुके हैं। ठीक है, तो कोई अलग से कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी हटकर जिसको हम एग्जाम से रिलेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली कवर करेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं है। अगले आर्टिकल में आप देख पाओगे जो जेरूसलम के अंदर अल-अक्सा मॉस्क है, यहाँ पर आपको डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। अभी मैंने कल के वीडियो में अल-अक्सा मॉस्क के डिस्प्यूट को कवर किया था, करंट अफेयर वाले वीडियो में, जाकर उसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर कुछ डिटेलिंग मैंने प्रोवाइड करवाई थी, तो उस ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अल-अक्सा मॉस्क यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो मुस्लिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मक्का मदीना के बाद में यहाँ पर तीसरी इंपॉर्टेंट जगह अल-अक्सा मॉस्क देखने को मिल जाती है। अब ये जेरूसलम के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। अब जेरूसलम यहाँ पर एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ पे लंबे समय से बहुत सारे विवाद हैं, और वो विवाद किस किस के बीच में, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। आपको पता होगा यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा कर करके बना। ठीक है, पहले ये इजराइल नहीं हुआ करता था, वहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहा करते थे, पैलेस्तीन हुआ करता था वो एरिया, लेकिन यहाँ पर आके धीरे धीरे आप कह सकते हो काफ़ी सारे एरिया को कब्जा के इजराइल बना। इनफैक्ट अब कब्जा रहा था जब, तो उस समय पर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी सारे विवाद यानी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होती रही हैं। ठीक है, एक बार 6 डे वॉर हुआ, एक बार फिर से वॉर हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिछले साल 11 दिन का वॉर और चला था, जहाँ पे काफ़ी सारे रॉकेट्स बरसाए गए थे एक दूसरे के ऊपर, आपको याद होगा। तो ये डिस्प्यूट चल रहा है। अब क्या है, इजराइल और पैलेस्टीन मतलब जूस और पैलेस्टीन प्लस वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ा विवाद आपको देखने को मिल जाता है। विवाद ये भी देखने को मिला, अल-अक्सा मॉस्क में विवाद इसलिए देखने को मिला कि वहाँ पे डिगिंग चल रही थी, खुदाई चल रही थी। अब खुदाई चलने पर यहाँ पे उन्होंने देखा, जूस ने देखा कि जूस का जो टेम्पल है वो नीचे, मतलब उसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो जूस का कहना यह है कि भाई यहाँ पे पहले टेम्पल देखने को मिला करता, तो यहाँ पर मॉस्क को हटाकर वहाँ पे टेम्पल होना चाहिए। ठीक है, जूस का यहाँ पर ये कहना है। इसकी वजह से जूस जो है वो प्रेयर करने गए, हालांकि प्रेयर करने को ऑलरेडी मना है वहाँ पर कि जो जूस है वो जाकर प्रेयर नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए इजराइल सरकार भी यहाँ पर मान गई थी कि हाँ देख बिल्कुल जूस जाके प्रेयर नहीं करेंगे वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, जैसे इनको ये एविडेंस पता चले तो ये लोग गए वहाँ पर प्रेयर करने के लिए। बीच में इजराइल की फोर्सेस ने उनको रोका भी, 10-12 लोग गए थे, तो इजराइल की फोर्सेस ने उनको रोक दिया, वहाँ पे मुद्दा ख़त्म हो गया। लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद जो पैलेस्टीनियंस हैं वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, तो उनको ये लगा कि देखो वो थोड़ा सा घबरा से गए कि भाई ये लोग आए, कल भी आएंगे, फिर से ये इस प्रकार की सिनेरियो क्रिएट होगा, तो ये काफ़ी हद तक परेशान हो गए। देन इसी परेशान में क्या हुआ कि जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ। वो यहाँ पे आप देख पाओगे, परेशानी में ये देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने लगभग अटैक कर दिया या पत्थर मार दिए किसके ऊपर, इजराइल की फोर्सेस के ऊपर। अब इजराइल की फोर्स के ऊपर पत्थर मारे तो इजराइल की फोर्स जो है वो अल-अक्सा मॉस्क के अंदर घुस गई, और घुसने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारे पत्थरबाजी वगैरह चली हैं। इसकी वीडियोज़ ट्विटर पर आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो चला तो सकता हूँ बट यहाँ पे कॉपीराइट के इशूज़ हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर मैं उसको रन नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे आप लोग ट्विटर पर जाओगे, सर्च करना इसके बारे में, अल-अक्सा मॉस्क डिस्प्यूट के बारे में, वीडियो वाला सेक्शन ओपन करना, आपके सामने वो सारे आर्टिकल्स, सारी न्यूज़ निकल कर आ जाती है। क्लियर हुआ, तो ये इशू मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, इसके बारे में आइडिया ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में भी डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। आपने सुना होगा डिस्प्यूट्स के बारे में, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट सुन रखा है लैंड को लेकर, लेकिन रशिया और जापान के बीच में भी एक लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, ज़मीन को लेकर विवाद चलता है। वो विवाद क्या है, इसको समझते हैं। तो जापान का यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल कर आया है कि रशिया ने इलीगल तरीके से कुछ आइलैंड है जिसको होल्ड कर रखा है, और उस आइलैंड का नाम कुरिल आइलैंड है। आपको पता होगा, मैंने आज से कई दिन पहले इसको कवर किया था। ठीक है, इनफैक्ट मैंने कवर इसलिए किया था, मतलब मैं ऐसे बता सकता हूँ कवर किया था, क्योंकि जब मैंने सर्च किया इसको तो लगभग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है कि हाँ मैंने बहुत पहले, लगभग 1.5-2 महीने पहले यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में पढ़ाया था। तो चलो बता देता हूँ मैं आपको कुरिल आइलैंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं क्या क्या। ना आप लोग यहाँ पर ये वाला मैप देख सकते हो। इस मैप में आपको ये नज़र आएगा, इधर तो रशिया हो गया और इधर यहाँ पर आपको जापान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में आपको एक और मैप दिखाता हूँ। ये वाला मैप देखो, इसमें अच्छे से दिखेगा आपको। इधर रशिया हो गया, इधर यहाँ पर आपको जापान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा जापान। अब रशिया की टेरिटरी यहाँ तक है पूरी। ठीक है, ये सब रशिया है।
इधर आपको छोटे छोटे आइलैंड्स, ये कोरल आइलैंड्स नज़र आएंगे। तो इन्हीं वाले आइलैंड पर दोनों ही कंट्री क्लेम करती हैं। जापान बोलता है ये हमारा हिस्सा है, जापानीज़ यहाँ पर इमोशनली अटैच हैं इस वाले एरिया से, लेकिन रशिया ने इसको इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है, कब्जा रखा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। तो कोरल आइलैंड्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। रशिया और बीच में यहाँ पर आपको कोरल आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। अब बीच में कोरल के साथ साथ और भी बहुत सारे आइलैंड्स के नाम है, जैसे कि शिकोतन हुआ, हाबोमाई हुआ, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स जहाँ पे रशिया का एक कब्जा आपको देखने को मिल जाता है। अब बोला गया जो भी ये आर्कियोपेलागो हैं, मतलब ये छोटे छोटे 56 आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको कंट्रोल किया जाता है रशिया के थ्रू में। और इनफैक्ट जब सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर, ठीक है, तो यूएसएसआर ने यहाँ पर इसके ऊपर कब्जा किया था, तब से अब तक रशिया यहाँ पर इसके ऊपर कब्जा करता हुआ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि रशिया और जापान के बीच में एक आध ट्रीटी वगैरह भी हुई है कि भाई इस पूरे मुद्दे को एंड किया जाए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली इसके लेकर कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे जापान क्लेम करता है, जापान बोलता है कि बिल्कुल ये हमारा हिस्सा है, ठीक है, इसको जापान ने इलीगल तरीके से कब्जा लिया है। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, तो बस खाली कोरल आइलैंड लोकेशन क्या है इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है लोकेशन वाइज में। उसका एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंडिया ने जो भी अपना $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है इसको एक्सटेंड कर दिया। मतलब कि हम लोग यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करेंगे श्रीलंका और रशिया के बीच में, जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, श्रीलंका को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अब इस आर्टिकल को मैं आपके साथ एडिटोरियल पर डिस्कस करूँगा। एडिटोरियल पर सारे इशूज़ कवर किए गए, वहाँ पर हम लोग डिटेल से इसको कवर करने वाले हैं। तो चलो डायरेक्टली चलते हैं हम लोग एडिटोरियल्स के ऊपर। नाउ जैसे कि आज सैटरडे है, सैटरडे में एडिटोरियल्स ऑलरेडी कम आते हैं। हमारे पास 2 आर्टिकल, ज़बरदस्त आर्टिकल हैं डिस्कस करने के लिए और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल ये निकल कर आता है इंडिया और श्रीलंका के इश्यूज़ के बारे में। यहाँ पर फिशरमैन डिस्प्यूट को कवर किया, ऑथर ने बताया है कि यहाँ फिशरमैन डिस्प्यूट कितना बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिलता है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सारे इशूज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिशरमैन डिस्प्यूट के अलावा भी और भी जो विवाद देखने को मिलते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, वो भी हम कवर करेंगे प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इसके बगल में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को कवर करेंगे। हालांकि मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने कवर किया है, लेकिन उसको सिर्फ 7 से 8 या फिर 10,000 लोग देख पाते हैं, तो इसी वजह से इस वीडियो में भी इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी रिसर्च मैंने कल करी थी, उस रिसर्च के बेसिस पर मैं आपको काफ़ी सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा इंडिया और मालदीव्स के बारे में। ये क्यों है चर्चा में, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? बाकी सैटरडे में आपको पता होगा जो अगला पेज एडिटोरियल का उस पर कुछ नहीं आता, वो ग्राउंड जीरो का आता है, और सैटरडे में टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट आता ही नहीं है। बाकी हमने ट्रेजरी केस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यहाँ पे जो सबसे पहला एडिटोरियल है, अच्छा एक सेकेंड, आपको डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन मिलता है, आपको पता होगा। तो मेंस का क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो मेंस का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया था यार, चलो कोई बात नहीं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, देखो डेली बेसिस पर आपकी आंसर राइटिंग हो रही है। करना क्या है, इस मेंस के क्वेश्चन को लिखना है, लिखने के बाद आपका जो भी आंसर होगा उसको कहाँ पे सबमिट करना है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके बारे में भी। आंसर लिखने के बाद में आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, ठीक है। आप एजुकेशन टाइप करोगे तो उसके बाद में आपके सामने काफ़ी सारे चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला चैनल आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे कॉपीराइट इश्यूज़ है इसकी वजह से। बाकी आपको ये 3 चैनल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, इसको, फिर उसके आगे क्या आगे यूपीएससी लिखा है, एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, तीनों को ही जाकर ज्वाइन करना है। तीनों में आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल भी आपके सामने एकदम से निकल कर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये पेज ओपन होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जैसे देख पाओगे कल का क्वेश्चन है हमारे, ये 22 अप्रैल का डेली मेंस क्वेश्चन है। कल काफ़ी सारे लोगों ने आंसर लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 146 कॉमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपस में क्वेश्चन आपस में इन्होंने लिखने के बाद भी आपस में सब लोगों ने रिव्यू किया है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, आंसर राइटिंग करने के बाद अपना आंसर लिखने के बाद में इस चैनल पर जाना, और यहाँ पे आपको एक आंसर इस प्रकार से मैसेज मिलेगा आज की तारीख का। तो वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन लिखा हुआ होगा, उस पर जैसे आप टैप करोगे ये एक आपके दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। उस पेज पर जाते ही आपके पास काफ़ी सारे चॉइस होंगे, आप वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह अपने सेंड कर सकते हो। मतलब कि अपने फ़ोटो सेंड नहीं कर रहे हैं मतलब क्या करना है, जो आपको आंसर लिखना है उस आंसर का फ़ोटो सेंड कर देना है, ठीक है। तो मजाक कर रहा था, फिलहाल आपको पता ही है, तो ये कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं ना, हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, तो 23 अप्रैल का क्वेश्चन है,
द प्रोग्रेस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में क्वेश्चन है, पहले चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो की टर्म्स हैं उसको हाईलाइट करना है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पूछा गया, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ टॉपिक क्या है हमारा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर प्रोग्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, प्लस यहाँ पे जो ये व्हीकल्स हैं ये हमारी लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर वो कैसी देखने को मिल रही है, प्लस यहाँ पे हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पहले मेंशन करना, ठीक, क्यों रिक्वायरमेंट है इसके बारे में मेंशन करना। भारत ने यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस को ले रखा है। ठीक है, चैलेंजेस नहीं कह सकते, भारत काफ़ी सारे गोल्स हम लोगों ने सेट कर रखे हैं कि हम लोग पोल्यूशन वगैरह को कम करेंगे। ठीक है, 2070 तक नेट कार्बन जीरो करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है, तो ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि आपको ये भी बताना है कि सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव उठाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। क्लियर हुआ? तो 250 शब्दों में आंसर लिखना और उसका सबमिट कहाँ पे करना है ये आपको पता चल चुका है ऑलरेडी। आगे चलते हैं, स्टार्ट करेंगे अपने एडिटोरियल्स को। नाउ सबसे पहले हम लोग इंडिया और मालदीव्स वाले आर्टिकल को कवर करेंगे। इंडिया मालदीव्स का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारे रिलेशंस बता दूंगा, आज के टाइम पर क्या इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, प्लस रिलेशंस प्रेजेंट टाइम में कैसे हैं और आने वाले टाइम के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस पता है कितना है कि इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर कर लिया है, प्लस द हिंदू के अंदर आज एडिटोरियल भी आ चुका है। कल भी आर्टिकल था, परसों भी आर्टिकल मेंशन था, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे और भी वेरियस न्यूज़पेपर्स इस आर्टिकल को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मुद्दा क्या निकल कर आता है, पहले बेसिक सा इशू समझते हैं। इशू यहाँ पर ये निकल कर आता है, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर बैन लगा दिया। अब ये इंडिया आउट कैंपेन क्या है, देखो मालदीव्स के अंदर में एक टाइम पे जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पहले वाले प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्दुल्ला यमीन। ठीक है, तो इन अब्दुल्ला यमीन के अंडर में क्या हुआ, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके थे। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला यमीन का जो झुकाव था वो चाइना की तरफ आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप देख पाओगे, ये अब्दुल्ला यामीन है। क्लियर हुआ? और ये वाले जो प्रेसिडेंट है ये करंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। तो अब्दुल्ला यामीन का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा था और इसकी वजह से रिलेशंस भारत के साथ भी काफ़ी ख़राब थे। और उसी टाइम पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के अंदर एंटी इंडिया थॉट जाग चुके थे। मालदीव्स के अंदर क्या हुआ, जो काफ़ी सारे लोग हैं उनके अंदर एंटी इंडिया थॉट जाग चुके हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। कारण क्या था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वाला पिक्चर देखो, यहाँ पे टी शर्ट्स पहन रखी है इंडिया आउट करके। तो भारत से रिलेशंस खत्म करने के बारे में चर्चा करते हैं, इंडिया को यहाँ से हटाया जाए मालदीव से, इसको लेकर यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन मिलिट्री आउट करके, यहाँ पर इस प्रकार से आपको पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिया आउट कैंपेन अपने आप में एक टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड किया, हैशटैग यहाँ पर ट्रेंड किया, तो आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो अब ये जो इंडिया आउट कैंपेन था ना मालदीव्स के अंदर में, इसी कैंपेन को बैन कर दिया। तो आज के टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, इन्होंने बैन कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई इससे रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नहीं चाहते ख़राब हो जाएं, तो इसकी वजह से इंडिया आउट कैंपेन को ऑब्वियस सी बात है बैन कर दिया गया। पहले हम लोग लोकेशन को देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर है। तो आपको ये इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये आपको पूरा का पूरा मालदीव्स देखने को मिलेगा। मालदीव्स की कैपिटल आपको माले देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं, अब इंडिया आउट कैंपेन था क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई कैंपेन क्या था, प्लस कैसे ये ट्रेंड हो रहा था, सोशल मीडिया पर हैशटैग वगैरह चल रहा था बहुत ज़्यादा। ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली मालदीवियन सरकार और इंडिया के बीच में हो चुका था। ठीक है, मालदीवियन गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। इसके पीछे के कारण कई सारे कारण थे। सबसे पहली चीज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे पहला कारण बना। इसका मतलब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मालदीव्स के अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्दुल्ला यामीन, ठीक है, अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम इनका पूरा नाम है, ये प्रेसिडेंट बने 2013 के अंदर में। और क्या हुआ, तब से ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यहाँ पे मालदीव्स के अंदर जागने लगे, प्लस इनका जो झुकाव है वो चाइना की तरफ काफ़ी बढ़ चुका था। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे, दूसरा कारण है एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हो चुकी थी। मतलब कि हमने यहाँ पर मालदीव्स की भलाई के लिए, ओशन सर्च के लिए या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हमने 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को एज अ गिफ्ट दिया मालदीव्स को। तो गिफ्ट के तौर पर उनको दिया गया। अब इसकी चक्कर में क्या होता है, जो अपोजिशन है उन्होंने सबने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसी बातें फैला दी। बोला ये गया कि इंडिया कहीं ना कहीं अपना मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स के अंदर बढ़ा रहा है।
तो इसी वजह से इंडिया मिलिट्री आउट के कैंपेन चलाया गया। ठीक है, इंडिया अपने मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं मालदीव्स की सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा खतरा पहुंचेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी निकल कर आ जाती है। ठीक है, इसकी वजह से भी लोगों के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट थॉट्स जाग चुके थे। देन उसके बाद कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। देखो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे करंट टाइम पे भी होते हैं इंडिया मालदीव्स के बीच में, जिसको पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं कि पब्लिकली हमें नहीं पता कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं भारत के साथ में। तो इस वजह से भारत के अगेंस्ट में यहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी बोला जाता है, ये बोला जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं आज के टाइम पर मालदीव्स के अंदर में, तो वो कहीं ना कहीं मालदीव्स के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर में इंटरफेयर करते हैं। इसकी वजह से भी लोग काफ़ी नाराज़ देखने को मिल जाते हैं, इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के थ्रू यहाँ पर रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके थे। 2013 में जब यहाँ पे वो प्रेसिडेंट चुनकर आए थे पहले वाले, तो उनकी चक्कर में रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए थे, लेकिन आज के टाइम पर करंट टाइम पे रिलेशंस थोड़े से रिस्टोर हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं। अब टाइज इंप्रूव हुए हैं। टाइज इंप्रूव कब उन्हें स्टार्ट हुए हैं? 2018 से, जब प्रेसिडेंट बदले, इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ पर बनकर आए। अब इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के अगर हम लोग बैकग्राउंड को कवर करें तो इंडिया मालदीव्स देखो अपने आप में नेबरिंग कंट्री है, ये तो आपको पता है, हम लोगों ने भी लोकेशन देख लिया। दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, खासकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो कब एस्टेब्लिश होते हैं? जब यहाँ पर आप कह सकते हो कि मालदीव्स आज़ाद होता है ब्रिटिश रूल से 1966 में। तो 1966 में मालदीव आज़ाद होता है। देन उसके बाद से रिलेशंस बढ़ते हुए चालू हो जाते हैं। देन उसके बाद बताया गया इंडिया यहाँ पर एक ऐसा पहला देश आपको देखने को मिलेगा जिसने मालदीव को एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री रिकग्नाइज़ किया। उसके साथ साथ क्या हुआ, तभी से आप देख पाओगे इंडिया मालदीव्स के बीच में जो स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेशंस है वो बढ़ने लगे। प्लस यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में आप देख पाओगे काफ़ी ट्रस्ट और नेबरिंग कंट्री, फ्रेंडली कंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया इनके रिलेशंस के बारे में कि वाकई में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन इन्हीं रिलेशंस के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आज के टाइम पर देखने को मिल जाती हैं। नाउ क्वेश्चन ये है वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम लोग देख पाते हैं, रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा कि जो बहुत सारे मालदीवियंस है उनका झुकाव इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ा, पाकिस्तान बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप की तरफ बढ़ा, आतंकवाद की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो आतंकवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा मालदीव्स के अंदर में। अब मालदीव्स के अंदर आतंकवाद बढ़ेगा तो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स यहाँ पे मालदीव को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस आइलैंड को इस्तेमाल कर सकते हैं भारत को खतरा पहुँचाने के लिए, भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिल जाती है इनके रिलेशंस में। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो चाइना है उसका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा मालदीव्स के अंदर में। इनफैक्ट यहाँ पे मालदीव्स के साथ साथ जो भी यहाँ पे इंडियन ओशन कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, उसका और भी काफ़ी सारे आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पर चाइना लगातार अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में मालदीव्स के अंदर भी चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और चाइना के इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रैटेजी। नाउ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है तो आपको ऑलरेडी पता है, हमने काफ़ी बार ऑलरेडी इसके बारे में कवर कर रखा है, नहीं पता है तो डिस्कस करेंगे। देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में क्या मेंशन किया गया, जो चाइना है, चाइना ने क्या किया है, लगातार इन्वेस्टमेंट किया है भारत के आसपास वाले देशों के अंदर, ताकि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। ठीक है, यानी कि मोतियों की माला बूंदी जाए। और इसी चक्कर में आप देख पाओगे पाकिस्तान तो पूरा डिपेंडेंट है आज के टाइम पर चाइना के ऊपर। पाकिस्तान का यहाँ पर एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, इस पोर्ट को चाइना ने खुद डेवलप किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पोर्ट है इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाता है, और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यहाँ से निकाला गया। नाउ ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से निकाला गया है, जो कि भारत का हिस्सा है, जो कि लीगल तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो यहाँ से आप देख पाओगे ये काफ़ी बड़ा खतरा बन जाता है चाइना। दूसरा, यहाँ पे मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ है चाइना, उसके बाद में यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ से इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट है। देन उसके बाद श्रीलंका के अंदर तो हालात काफ़ी बुरे हैं ही, आपको पता है, उसका फ़ायदा उठा रखा है चाइना ने, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हम्बनतोता पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है, तो यहाँ से आप देख पाओगे भारत के लिए कंसर्न बना हुआ है। देन इसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश में यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देन उसके बाद म्यांमार में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये यहाँ पर पूरी मोतियों की जो माला बुन रखी है, इसी को हम लोग बोलते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। ठीक है, आखिरकार ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ चुकी है, काफ़ी बार हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, क्लियर हुआ। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि हमने मालदीव्स की बहुत मदद करी है। ये आप देख पाओगे जो आर्टिकल है ना, ये 2014 का आर्टिकल है। ये 2014 का आर्टिकल है। ये क्या मेंशन करता है कि मालदीव्स के अंदर जो माले इनकी कैपिटल है, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस देखने को मिला। मतलब पानी पीने वाला जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा कमी पड़ चुकी थी, एक अकाल सा पड़ चुका था। तो वहाँ पर भारत ने मदद करी है। 2014 का आर्टिकल है। भारत ने कहाँ पर कैसे मदद करी? भारत ने अपना C-17 यहाँ पर एयरक्राफ्ट, एक विशाल सा जो विमान है, ये यूज़ किया, हम लोगों ने पानी पहुँचाया वहाँ पर।
फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे क्या मेंशन किया गया, जो भारत का सपोर्ट है एक तरीके से हमने देखा पानी पहुँचाया हमने, वो मिला। दूसरा सपोर्ट आप देख पाओगे कोविड-19 के टाइम पर बहुत बुरे हालात हो चुके थे बहुत सारे देशों के, जिसमें से भारत ने इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज़ की तो मदद की है। यहाँ पे आप देख पाओगे मालदीव्स की काफ़ी हेल्प करी है। मालदीव्स के अंदर हम लोगों ने जो लगभग फाइनेंशियल और मटेरियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट है ये पहुँचाया है। इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने लगभग 6.2 टन्स के आसपास एसेंशियल मेडिसिन यहाँ पे पहुँचाए हैं। मतलब ये जो हम लोग मदद कर रहे थे कोविड-19 के टाइम पर मालदीव्स की, उसको लेकर हमने एक ऑपरेशन चला दिया था, एक ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ऑपरेशन संजीवनी को लेकर आप आर्टिकल देख पाओगे, 2020 का आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया कि भारत की एयरफोर्स ने काफ़ी मदद करी है किसकी, मालदीव्स की। देन उसके बाद यहाँ पे देखो अब एक चीज़ और आती है कि मालदीव्स का इंपॉर्टेंस भारत के लिए भी बहुत है, ठीक है। मालदीव्स भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। वो इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है, किस एस्पेक्ट में है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मालदीव्स बिल्कुल भारत के पास में है, तो हमारे मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए मालदीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे मालदीव्स बिल्कुल इंडियन ओशन के बीचों बीच आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से इंडियन ओशन वो ऐसी जगह है जहाँ से लगभग इंडिया का 97% जो व्यापार है वो निकल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर मालदीव्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। मालदीव्स के साथ मिलकर हम लोग अपने व्यापार के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारा डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। तो मालदीव्स हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारा व्यापार, काफ़ी सारा सामान हमारा इस रास्ते से निकलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरे पॉइंट के अंदर बात करेंगे तो देखो अब इंडियन ओशन के अंदर एक सिक्योरिटी की आवश्यकता है। अब उस सिक्योरिटी में हम लोगों को मदद मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो मालदीव्स और इंडिया दोनों मिलकर नेवल कोऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर पूरे ओशन की सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तीसरा यहाँ पर कुछ अलग अलग मेंबर्स कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे, मतलब कि सार्क ग्रुप के बारे में बात करें तो एक ग्रुप है सार्क जिसका नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा ग्रुप है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पर भी दोनों कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर मालदीव्स भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आप देख पाओगे आज के टाइम पर क्या है, मालदीव्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह कराने भी भारत के अंदर आते हैं। देन उसके बाद भारत के लोगों के लिए मालदीव एक टूरिज़्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत सारे लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। इससे दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। रिलेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मालदीव्स को भी काफ़ी सारा पैसा मिल रहा है। भारत के लोग जाते हैं वहाँ पर तो पैसा खर्चते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उससे यहाँ पर उनकी इकॉनमी के अंदर वो सारा जनरेशन मिल रहा है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। आपने इंडिया मालदीव्स के करंट सिनेरियो, इंडिया आउट कैंपेन के बारे में समझा, प्लस क्या इश्यूज़ थे वो समझा, प्लस उसके बाद रिलेशंस भी अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो आपका पूरा का पूरा इंडिया मालदीव्स का टॉपिक कवर हो चुका है। आगे चलते हैं। तो ये आर्टिकल तो हो गया है हमारा पूरी तरह से समाप्त। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में मेंशन करते हैं यहाँ पे ऑथर जो टी रामकृष्णा जी हैं, यहाँ पर ये काफ़ी सारी बातें लिखते हैं इंडिया श्रीलंका के इश्यूज़ के बारे में। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि भाई देखो इंडिया श्रीलंका के बीच में जो भी विवाद है वो कई जगह पर काफ़ी सारे विवाद हैं, जिसमें से एक टॉप का विवाद निकल कर आता है फिशरमैन डिस्प्यूट, मछुआरों वाला विवाद। डायरेक्टली मैं आपको विवाद समझाऊंगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो नीचे आप लोग देख पाओगे श्रीलंका के फिशरमैन डिस्प्यूट के बारे में। देखो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो फिशरमैन डिस्प्यूट है वो आपको पाक बे वाले एरिया में देखने को मिलता है। वो पाक बे एरिया कहाँ पर है, कैसे डिस्प्यूट है, वो सब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ पाक वे एरिया एक छोटा सा एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर क्या है मछुआरों को लेकर विवाद होता है। अब देखो जो प्रॉब्लम है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो पहले नहीं हुआ करती थी। जब मैरीटाइम अग्रीमेंट हुआ है उसके बाद से आप देख पाओगे लगातार प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, खासकर मछुआरों को लेकर। यहाँ पे मेंशन किया गया कि भारत के बहुत सारे जो मछुआरे हैं वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं। श्रीलंका उनको अरेस्ट कर लेता है, उनको कस्टडी में ले लेता है, तो ये प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं। इनफैक्ट मेंशन ये भी किया गया कि 2016 के अंदर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठा था, ठीक है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बैठा जहाँ पे इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर बोला कि हम लोग यहाँ पर इसको सेटअप करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आएंगे, परमानेंट सोल्यूशन लेकर आएंगे। लेकिन कोई सोल्यूशन परमानेंट आया नहीं। तो 2016 से अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। फिर इसी इशू में एक कच्छातीवू आइलैंड का इशू आता है। कच्छातीवू आइलैंड एक ऐसा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा जो कि पहले भारत का हुआ करता था, भारत ने यहाँ पर एज अ गिफ्ट श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है। इसको लेकर भी काफ़ी सारा विवाद है। तो विवाद क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रॉलिंग को लेकर विवाद आता है, दैन डीप सी फिशिंग यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन है। ये मैंने आपको हेडिंग बताएं। मैं हेडिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करूँगा इसको पिक्चर के थ्रू, क्योंकि पिक्चर के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर चीज़ें कवर हो पाएंगी।
यहाँ पे आप देख पाओगे ये हुआ हमारा पिक्चर। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर इंडिया है, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, बीच में ये पाक बे वाला एरिया देखने को मिल जाएगा। ये है हमारा पाक बे वाला एरिया। ये होता क्या है, यहाँ पर जो तमिलनाडु से बहुत सारे मछुआरे हैं वो यहाँ पे आते हैं और मछली पकड़ने के लिए आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो पकड़ कर यहाँ पर बेच कर पैसा कमा रहे हैं, अपने लाइवलीहुड को यहाँ पर पूरी तरह से लेकर चल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, मान लो यहाँ पर ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, वो फिशिंग करते करते, क्योंकि आज के टाइम पर क्या है ना, इस वाले एरिया में कोई भी प्रॉपर फिशेस नहीं देखने को मिले, कोई मछली वगैरह यहाँ पर प्रॉपरली आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो वो मछली पकड़ते पकड़ते आगे आ जाते हैं और मान लो यहाँ पर ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब श्रीलंका की जो नेवी है वो यहाँ पर दस्तक मार रही है, वो इनको देखती है, इनको अरेस्ट कर लेती है, इनकी नाव को जब्त कर लेती है। तो बहुत सारी नाव आज के टाइम पर भी श्रीलंका के कब्जे में है, बहुत सारे लोग वहाँ पर कस्टडी में देखने को मिल जाएंगे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये इश्यूज़ आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, तो इशू क्या था बेसिक वो आपने समझा। दूसरा इशू कच्चातीवू आइलैंड को लेकर भी है। अब कच्चातीवू आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है ये वाला, जो कि श्रीलंका के और इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में है। ये हमने श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया था, लेकिन आज के टाइम पर तमिलनाडु के मछुआरों का कहना यह है कि भाई वापस चलो इस आइलैंड को श्रीलंका से, क्योंकि हमें परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि आप देख पाओगे श्रीलंका का कब्जा है इसके ऊपर, मतलब श्रीलंका को दे रखा है, तो श्रीलंका यहाँ पर इसको रूल कर रहा है। लेकिन होता क्या है, जब हमारे मछुआरे यहाँ पर जाते हैं फिशिंग करने के लिए, तो इस प्रकार से जाते हैं। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा वेट वगैरह रेस्ट वगैरह करना है, तो रेस्ट वगैरह करने के लिए इस वाले आइलैंड का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर आराम से बैठा, अपना जाल को सुखाया, जो मछली पकड़ने वाला जाल है उसको सुलझा लिया, सुखा लिया, तो वो सारे काम करते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जो श्रीलंका की नेवी वो दस्तक मार रही होती है, वो इनको देखती है और वो यहाँ पे अरेस्ट करके इनको ले जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर काफ़ी बार इश्यूज़ देखने को मिले हैं, जहाँ पे मुद्दा ये आ जाता है कि भाई कच्चातीवू आइलैंड को वापस से लिया जाए श्रीलंका से। क्लियर हुआ। तो बाकी आपने यहाँ पर पाक बे वाला ये मुद्दा समझ लिया, ये मैंने आपको बता दिया पाक बे वाला एरिया कहाँ पर है, आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं, तो आपको दो इशू समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट क्या मेंशन किया था मैंने, ट्रॉलिंग के बारे में। तीसरा पॉइंट यह है कि जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं वो यहाँ पे बॉटम ट्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि श्रीलंका के अंदर बैन है। इससे श्रीलंका और नाराज़ हो जाता है। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब यह है, तो आप देख पाओगे एक बोट का इस्तेमाल किया जाता है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये वाली बोट हो गई। अब ये यहाँ पर बोट है, अब मान लो मछली पकड़ने के लिए गए तमिलनाडु के मछुआरे, तो इन्होंने क्या किया, अपने बोट से नीचे की साइड में एक जाल बांध दिया। ठीक है, ये आपने देखा जाल बांध दिया। अब इस जाल को देखने को आपको मिलेगा, क्या होगा, ये बोट आगे आगे जाएगा और जाल को अपने साथ में खींचता हुआ लेकर चलेगा, जिसमें यहाँ पर सारी मछलियाँ आ जाएंगी। ठीक है, ज़्यादातर बहुत सारी मछलियाँ इसके अंदर आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ मछलियाँ होंगी इसके अंदर? तो ऐसा तो नहीं है। मछलियों के साथ साथ यहाँ पर और भी दूसरे जानवर हो गए, प्लस जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे समुद्र के अंदर में, तो वो सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। तो मतलब कि जो इकोलॉजी है, मैरीन एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है इस पर्टिकुलर बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से। इसको हम लोग बॉटम ट्रॉलिंग बोलते हैं, जहाँ पे बॉटम में जाल को घसीटा जाता है और उसके अंदर यहाँ पर फिशेस को पकड़ा जाता है। क्लियर हुआ। तो ये इशू है, श्रीलंका के अंदर इसको बैन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के मछुआरे यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं और श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी श्रीलंका यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लेता है। तो तीसरा इशू आपको बॉटम ट्रॉलिंग का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बॉटम ट्रॉलिंग आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पाओगे मछली के अलावा भी बहुत सारे जो पेड़ पौधे और दूसरे जानवर हैं वो भी यहाँ पर मर जाते हैं इस बॉटम ट्रॉलिंग के अंदर। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पे आपने 3 इशू समझ लिए। अब हम लोग वापस चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये तो इशू हो गए। अब ऑथर मेंशन ये करते हैं कि भाई इसका एक सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तगड़ी है, दोनों के बीच में रिलेशंस काफ़ी ख़राब होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पाक बे वाले रीजन के अंदर का डिस्प्यूट है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री क्या है, उसको क्रॉस कर लेते हैं, उनकी टेरिटरी के अंदर घुस जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया। ट्रॉलिंग एक इशू आपको देखने को मिल जाएगी जो कि श्रीलंका में बैन है, ये भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब मेंशन ये करते हैं ऑथर कि भाई इस चीज़ को देखते हुए एक बातचीत होनी चाहिए, एक टॉक होनी चाहिए। टॉक कब? देखो आखिरी बातचीत कब हुई थी, मैंने आपको बताया जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया था 2016 के अंदर में, है ना। 2016 में इसको सेटअप किया गया था, तब से अभी तक कोई भी प्रॉपरली बातचीत नहीं हुई है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो क्या है, हमें इसके ऊपर थोड़ा दोबारा से फोकस करना पड़ेगा, दोबारा से हम लोग को इसको सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पे हम डिस्कशन कर सकें और इस पूरे सिचुएशन को संभाल सकें। प्लस एक सॉल्यूशन डीप सी फिशिंग का हो सकता है, क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत है ट्रॉलिंग, बॉटम ट्रॉलिंग, जहाँ पर जाल को फैलाया जा रहा है और घसीट के यहाँ पर आप कह सकते हो कि मछली पकड़ी जा रही है।
उसका सोल्यूशन डीप सी फिशिंग है। आप बोट को लेकर जाओ, बीचों बीच खड़ा करो, वहाँ पे आपने मछली पकड़ी, वापस से बोट के अंदर डाला और लेकर आ गए। तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। तो मतलब तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें चलाकर, स्कीम्स चलाकर, देखो स्कीम पहले भी चलती हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, तब भी हम लोग बॉटम ट्रॉलिंग को प्रॉपरली रोक नहीं पाए। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आ सकते हैं, प्लस यहाँ पे फोकस कर सकते हैं डीप सी फिशिंग के ऊपर। डीप सी फिशिंग के लिए एक अलग सी बोट आती है, वो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्लियर हुआ। तो जो ट्रॉलिंग वाला इशू है, इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है दोनों के रिलेशंस में। अब यहाँ पे ट्रॉलिंग खत्म हो जाएगी तो इसकी वजह से भी जो विवाद है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो फिशरमैन डिस्प्यूट का जो सोल्यूशन है, एक तो पहली बात बातचीत होनी चाहिए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेटअप करो। दूसरा यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ट्रॉलिंग का इशू खत्म करो, डीप सी फिशिंग लेकर आओ। क्लियर हुआ। ये मैंने अब डीप सी फिशिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया। तो फिर एट द लास्ट ऑथर यही मेंशन करते हैं कि भाई देखो, पाक बे वाला एरिया है, इंपॉर्टेंट है, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, दोनों यहाँ पर रिलेशंस को सुधार सकते हैं। बट यहाँ पर अगर इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर लिया जाए तो, नहीं तो फिर आज के टाइम पर बहुत सारे फिशरमैन जैसे अरेस्ट हैं श्रीलंका के अंदर में, उस प्रकार के इश्यूज़ जो हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में बने रहेंगे। क्लियर हुआ। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ चुके हो। बाकी श्रीलंका के अंदर हालात इतने ख़राब हैं वो आपको पता ही है, मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है। नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पर इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्राइसिस के पीछे कई सारे रीज़न आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उनके हालात काफ़ी ख़राब हुए, प्लस फॉरेक्स रिजर्व इनका काफ़ी कम हो चुका है, व्यापार चल नहीं पा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये लोग लेकर आए, यानी एक रात में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, इसकी वजह से इनकी फसलें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो इसकी वजह से इशूज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। भारत ने काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी श्रीलंका को प्रोवाइड करवा दिया ताकि श्रीलंका यहाँ पर अपने क्राइसिस से थोड़ा सा निकल सके। क्लियर हुआ। तो ये बातें आपको पता चल चुकी हैं। क्लियर हुआ। तो ये पूरा का पूरा हमारा एनालिसिस था, लेकिन उसके साथ में आपको ध्यान होगा, हमने जो है थंबनेल के ऊपर एक आर्टिकल लगा रखा है, और वो जो आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं मेंशन करता है किसको, पैकेजिंग को। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। आपको पता होगा रोज़ाना हम लोग थंबनेल के बेसिस पर जो आर्टिकल लेकर आते हैं, एक अलग से आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपार्ट फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल था, कल का एडिटोरियल था, जहाँ पर डिस्कशन हुआ था फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के ऊपर। देखो आज के टाइम पर इशू क्या निकल कर आता है कि जो हमारे FSSAI वाली बॉडी यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को लेकर आएंगे। अब जो ये हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है, इसको लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं। तो एक साल बाद यहाँ पे हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को लाया जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, FSSAI क्या होता है ये मैंने आपको, मतलब ये टॉपिक मैंने मॉर्निंग के करंट अफेयर में कवर कर रखा है। लेकिन होता क्या है, वीडियोस को जल्दी अपलोड करने के लिए थंबनेल थोड़ा पहले प्रिपेयर करना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अलग से आर्टिकल लिया जाता है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सुबह चर्चा कर चुका हूँ। होता क्या है ना यार, वो वीडियो बहुत कम लोग देख पाते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उनको बिल्कुल छोड़ने का मन ही नहीं करता, कि मुझे लगता है कि यार कि दूसरे वीडियो में भी कवर करवा दिया जाए। तो इसी वजह से मुझे छोड़ने का जब मन नहीं करता, मैं भले वीडियो कितना लंबा हो जाए मैं उसको कवर करवा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ कवर होनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि द हिंदू की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं उसको भी क्या करता हूँ, करंट अफेयर के वीडियो में डाल देता हूँ, जिसको मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं आराम से लेकर चलता रहता हूँ, वो आपको पता ही है। देन यहाँ पे आप देख पाओगे हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को लाने के बारे में चर्चा की जा रही है, एक साल बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है क्या, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, मान लो कोई फूड प्रोडक्ट है, मान लो जैसे ये हो गए फूड प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या होगा, हम लोग बाहर से ही हेल्थ स्टार रेटिंग दे देंगे, मतलब कि ये स्टार रेटिंग दे दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया, मान लो ये है, इसको 5 में से 5 स्टार मिले, मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग इसको खा सकते हो आराम से। इसमें 5 में से 2 स्टार हैं, तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने हेल्थ के हिसाब से अपने फूड को चूज़ कर सकते हो, ये इसके अंदर एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये स्टार रेटिंग सिस्टम लेकर आया जा रहा है। ठीक है, आप लोग जैसे देख पाते हो सिगरेट्स के ऊपर, सिगरेट के पैकेट को मैंने लगा रखा है, वहाँ पे एक डेंजर का निशान आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि तो सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर बहुत सारे वार्निंग के मतलब लोगोज वगैरह लगे रहे होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई आपको वो चूज़ नहीं करना है, आपको नहीं पीना ही वो। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर आप देख पाओगे वो नहीं पीने का लेबलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने हेल्थ को देखते हुए अपनी फूड की चॉइस कर सकते हो कि हाँ मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो अभी इसके अंदर अभी तक क्या चलता था, अभी तक लेबलिंग वाला सिस्टम चलता था। लेबलिंग वाला सिस्टम क्या है, तो आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर यहाँ पर एनर्जी कितनी है उसके अंदर, ठीक है, फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, शुगर्स कितनी है, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो अभी ये लेबलिंग वाला सिस्टम है। तो अभी हम लोग हेल्थ स्टार वाला सिस्टम भी लेकर आने वाले हैं, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। बाकी आप लेबलिंग वाला सिस्टम देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पर जैसे कि चिप्स का पैकेट है, चिप्स का पैकेट के अंदर यहाँ पे मेंशन है हाई सॉल्ट है, हाई फैट है, हाई कैलोरी है। तो जब सारी चीज़ें आई हैं तो आप लोग चूज़ नहीं करोगे, अपने हेल्थ के हिसाब से
से चीज़ों को लेकर चलोगे। अच्छा, हम इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों की जान जा रही है इन गंदा खाना खा के। गंदा खाने का मतलब है प्रोसेस्ड फूड खा के, तला भुना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी नाम दे दिया गया है। बहुत सारा जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तला भुना यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी डिजीज़ यहाँ पे पैदा हो रही हैं लोगों के अंदर में। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे लोगों के अंदर मोटापा आपको देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया, तो ये अपने आप में काफ़ी सारे इशूज़ हैं। ठीक है, ये लेबलिंग को लेकर यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, लेबलिंग के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी कि भाई क्या होता है, कभी कभी पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, नेगेटिव के ऊपर कम किया जाता है, उस नेगेटिव वाले को छुपा दिया जाता है, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पर उसको प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, सारी ऑडियंस यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाते हम लोग। देखो अब क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो क्या सभी लोग यहाँ पे, सारी पॉपुलेशन लिटरेट है, सभी लोग पढ़ पाएंगे? नहीं ना, सभी लोग यहाँ पे सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए। तो क्या होगा, ये एक इशू देखने को मिल जाता है। तो इसमें हम लोग सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, सिंबल वंबल का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग अच्छे से लेबलिंग को कर सकते हैं। जिस सिंबल को देखकर यहाँ पे क्या हो सकता है, जिस सिंबल को देखकर इंसान अपने फूड की चॉइस कर सकता है। तो ये इसके अंदर एक इशू भी है, इशू भी मैंने आप लोग को समझा दिया। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों से बोला था स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों को बता दूंगा मैं। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्रा स्टेट व्हेन इट वॉज मेड अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर 1953? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा, यानी कि कुरनूल। 1953 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप देख पाओगे आंध्रा स्टेट जो है मद्रास प्रेसिडेंसी से बाहर निकलता है। लैंग्वेज के बेसिस पर यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, अलग हो जाता है। देन उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पाओगे, कुरनूल जो है उस समय पर कैपिटल होता है आंध्र स्टेट की, लेकिन 1956 के अंदर हैदराबाद को यहाँ पर कैपिटल बना दिया जाता है आंध्र प्रदेश का। तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कुरनूल इसका एक करेक्ट आंसर है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।